हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लाइमेटोलॉजी यूनिट 2 है यूजीसी नेट के सिलेबस की, हम उसका थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं और क्लाइमेटोलॉजी के 300 क्वेश्चन के लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में अगेन हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर दैट अफेक्ट्स द विंड। यहाँ पे बात की जा रही है कौन सा फैक्टर नहीं है। तो प्रेशर ग्रेडियंट तो होता है, ठीक है, फ्रिक्शन आपका होता है, बिकॉज फ्रिक्शन भी अफेक्ट करता है किसको, विंड की स्पीड को। मैग्नेटिज्म का कोई भी लेना देना नहीं होता है विंड से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी कोरियोलिस इफेक्ट तो अफेक्ट करता है। वेस्टर्लीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, वेस्टर्लीज किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, तो ध्यान रखना है वो मैक्रो एटमॉस्फेरिक मोशंस होती हैं, ठीक है। वेस्टर्लीज क्या होती हैं, मैक्रो एटमॉस्फेरिक मोशंस। बाकी क्योंकि वेस्टर्लीज ना बड़े स्केल पे, एक बड़े स्केल पर जो हमारी मोशंस होती है एटमॉस्फेयर में उसी को कंसिडर करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मैक्रो का यूज़ किया। माइक्रो का मतलब है ही नहीं, गस्ट का मतलब हो नहीं सकता है, टॉर्नेडोज तो हमारा क्या होता है साइक्लोन में आ जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। When the wind is deflected due to the rotation of the earth, it is known as। अब देखो होता क्या है कि जब कोई भी विंड की दिशा चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, किसके कारण, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। और जियोस्ट्रॉफिक विंड जो है हमेशा अर्थ से लगभग 17 से 18 6 से 7 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, बिकॉज वहाँ पे जो अर्थ का फ्रिक्शन होता है वो जीरो होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोल्ड ड्राई विंड एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली इन विंटर, जो केवल विंटर में आती है अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन इन नदर्न इटली इज कॉल्ड। तो इसको जो हमारी ठंडी जो विंड है वो हमारी होती है बोरा, ठीक है। बोरा जो होती है आपकी, इसको ये एड्राटिक सी में फील की जाती है, ठीक है। तो बोरा इज़ द राइट आंसर। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विंड्स फॉल इन द जोन ऑफ हेडले सेल। तो हेडले सेल में कौन सी विंड होती है, तो आपको ध्यान रखना है ट्रेड विंड्स होती हैं हेडले सेल में। मैंने आपको प्रेशर वाले चैप्टर्स में पढ़ाया है। तो ये यहाँ पर आपका हेडले सेल बनेगा। यहाँ पे आपको दिख रही होंगी ये सारी क्या है, ट्रेड विंड्स है, ये सारी ट्रेड विंड्स है, ठीक है। ये भी आपका हेडले सेल बनता है, तो ये भी आपकी ट्रेड विंड होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स करंट प्रोड्यूसेस। तो ये जो उसका राइट आंसर है वो है जियोस्ट्रॉफिक फोर्स। देखो यहाँ पे क्या है, अगर कंबाइंड इफेक्ट लें प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का, ठीक है, और किसका लें, और कोरियोलिस फोर्स का, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स तो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसी से हमारे क्या बनती है, जियोस्ट्रॉफिक विंड बनती हैं, ठीक है। और जियोस्ट्रॉफिक विंड बनती है किसके कारण, जियोस्ट्रॉफिक फोर्स के कारण। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर आ जाएगा जियोस्ट्रॉफिक फोर्स। अकॉर्डिंग टू सिंगल सेल सर्कुलेशन प्रपोज बाय हेडले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब देखो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन किसकी वजह से होता है, सब्सिडेंस एट द इक्वेटर नहीं, टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन द इक्वेटर पोल। अब देखो इक्वेटर पोल में जब टेम्परेचर कंट्रास्ट होता है तभी तो एयर का विंड का फ्लो होता है भाई, है ना। तो जहाँ पर आपकी ठंडी एयर ठंडा होगा जो एरिया, वहाँ पे आपका हाई प्रेशर होगा, और जहाँ पे गर्म एरिया होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो भाई हमेशा एयर कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ध्यान रखना है जो टेम्परेचर कंट्रास्ट की वजह से ही हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है सेशन और रीजन का। तो स्टेबल एयर रजिस्ट वर्टिकल मूवमेंट एंड स्टेबल एयर असेंड्स फ्रीली बिकॉज ऑफ इट्स ओन बायंसी। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टेबल एयर जो होता है वो रजिस्ट करती है वर्टिकल मूवमेंट को, एंड अनस्टेबल एयर असेंड्स होती है फ्रीली बिकॉज ऑफ इट्स बायंसी। असेंड का मतलब होता है उठना ऊपर की तरफ, जो अनस्टेबल एयर है वो ऊपर की तरफ उठती है, बट स्टेबल एयर में कोई भी वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता है। तो बिल्कुल सही है बात, सही बात है। बिकॉज व्हेन स्टेबल एयर इज फोर्स्ड अलोफ्ट, अलोफ्ट का मतलब ऊंचाई तक जाती है, ठीक है। When the stable air is forced aloft, the clouds form is wide spread and have a little vertical thickness। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है, ठीक है। दोनों ही क्या है यहाँ पे करेक्ट है, बट दे आर नॉट द रीज़न टू ईच अदर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? तो फान क्या है? एक ऐसी वार्म एंड ड्राई विंड है जो फ्लो होती है डाउन द आल्प्स। मिस्ट्रल जो है फ्रांस में फ्लो होती है, कोल्ड विंड है, ठीक है। सांटाना जो है यूएसए की विंड है जो आपकी कैलिफोर्निया में फ्लो होती है। और ये जो विंड होती है इसको डेविल विंड भी कहते हैं, बिकॉज ये इनफेमस है किसके लिए? वाइल्ड फायर्स के लिए, जंगलों में लगने वाली आग के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अप्रेसिएट में फ्लो नहीं होती है। बोरा तो कोल्ड विंड है जो एड्रियाटिक सी में फ्लो होती है, ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड इन हरिकेन आर फाउंड इन, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आई तो हमारा शांत होता है, काम एरिया होता है, आई जो होता है काम एरिया, लेकिन आई वॉल में जो होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विंड होती है, तो आई वॉल ऑफ द हरिकेन, ठीक है। ध्यान रखना है, द हरिकेन आर मेड ऑफ 3 पार्ट्स, रेन बैंड्स विच आर कर्व्ड बैंड्स ऑफ क्लाउड्स एंड थंडर स्टॉर्म दैट स्पाइरल अवे फ्रॉम द सेंटर। आई वॉल इज द रिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड वेयर द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स आर फाउंड। और आई क्या होता है? हरिकेन सेंटर होता है जो कि बहुत ज़्यादा काम होता है, शांत होता है। अगला जो क्वेश्चन है, द इक्वेटोरियल एरिया एट विच द ट्रेड विंड्स कन्वर्ज इन नोन एज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज द ITCZ लाइज एट और नियर द मेट्रोलॉजिकल इक्वेटर। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेनेटरी विंड बेल्ट्स? कौन सा रेस्पॉन्सिबल है प्लेनेटरी विंड बेल्ट्स के लिए? अब देखो यहाँ पर द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस नहीं, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ये भी नहीं होगा। किसके लिए? प्लेनेटरी विंड बेल्ट्स के लिए। तो ये जो आपका है हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट, यही आपकी क्या होती हैं? प्लेनेटरी विंड के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। इसी के कारण जैसे यहाँ पे हाई प्रेशर है और इधर लो प्रेशर, तभी तो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ विंड फ्लो होगी, तभी तो प्लेनेटरी विंड्स फ्लो होंगी, ठीक है। तो हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट ही रेस्पॉन्सिबल होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है द आइडियलाइज ग्लोबल पैटर्न ऑफ सरफेस विंड फ्रॉम द इक्वेटर टू पोलेज। इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो पहले क्या आएगा? डोल्ड्रम आएगा, फिर ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। आगे हम बढ़ें, द विंटर पोजीशन ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फ्लक्चुएट बिटवीन। तो विंटर पोजीशन जो होती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की कहाँ पे फ्लक्चुएट करती है? तो 20 से 35 डिग्री तक ध्यान रखना है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो होती है 20 to 35 डिग्री नॉर्थ में जो है आपकी फ्लक्चुएट करती है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम रेंज इन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम, तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की जो रेंज होती है अल्टीट्यूड कितना होता है? 7,100 to 9,100 मीटर। ध्यान रखना है, ये एक तरीके से रखने वाला क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे एयर मासेज एंड फ्रंट्स के बारे में। इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो इसकी थ्योरी अगर पढ़नी है ना तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हो उसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रंट्स वार्म एयर इज कम्प्लीटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। तो इनमें से कौन से फ्रंट्स में से जो होती है वार्म एयर इज कम्प्लीटली डिस्प्लेस्ड, कम्प्लीटली हट जाती है किससे? ग्राउंड सरफेस से। तो ऑक्लूडेड फ्रंट होता है, बिकॉज यहाँ पे होता क्या? दो कोल्ड फ्रंट के बीच में, जो कोल्ड फ्रंट होता है, कोल्ड फ्रंट के बीच में होता क्या है? वार्म फ्रंट जो है, वार्म एयर यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, तो उसको हम ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं, ठीक। आगे हम बढ़ें। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एन एयर मास सेचुरेशन मिक्सिंग 25 डिग्री सेल्सियस इज 20 ग्राम्स एंड H2O वेपर इज 5 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या है? ये एक्चुअल में जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, ठीक है, एक्चुअल में जो प्रेजेंट है ह्यूमिडिटी उसकी बात करते हैं। और यहाँ पे क्या होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेपर कंटेंट जो एक्चुअल में प्रेजेंट है वेपर कंटेंट वो 5 है, और होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है? 20 है, इंटू 100 कर लोगे तो यहाँ से अगर निकालोगे तो आ जाएगा 25%। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, उसका फॉर्मूला जाकर के आप देख लो। मैं बता दे रहा हूँ फिर भी फॉर्मूला, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला जो होता है वो एक्चुअल में कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है किसी भी एयर में, और उस वो एयर कितनी वेपर को होल्ड कर सकती है। नीचे क्या आएगा? होल्डिंग कैपेसिटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इट इज एन एयर पार्सल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली इन द एयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर द सैचुरेशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर,
अगला जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एयर मास करेक्टरिस्टिक्स। अब देखो एयर मास का वीडियो मैंने बना रखा है, वहाँ जाकर के पढ़िए, उसमें मैंने सारी आपको करेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं। तो इट इज़ एन एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ एयर, सही बात है, एक्सटेंसिव बॉडी होती है, होमोजीनियस भी होती है और एसोसिएटेड विद द लाइट डाइवर्जेंट, मतलब बहुत कम डाइवर्जेंट विंड के साथ ये एसोसिएट होती है। बाकी कन्वर्जेंस जोन इसमें नहीं होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा इसमें, यानी डी को हटा दो, तो डी किस में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पे देख सकते हो एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ एयर है, होमोजीनियस फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करती है और एयर मास इज एसोसिएटेड विद द लाइट डाइवर्जेंट विंड्स, द बाउंड्री बिटवीन द टू एयर मास इज नोन एज फ्रंट। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। द थर्मल नेचर ऑफ द एयर मास इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एयर मास, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, थर्मल नेचर का डिटरमाइन करना है तो उसकी टेम्परेचर का कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इन विच फ्रंटल स्टेज वार्म एयर इज अपलिफ्टेड एंड कंडेंस्ड एंड प्रेसिपिटेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन विच फ्रंटल स्टेज वार्म एयर इज अपलिफ्टेड, वार्म एयर इज अपलिफ्टेड एंड इज कूल्ड, यहाँ पे कूल्ड आएगा, एंड इज कूल्ड, अपलिफ्ट होती है, ठंडी हो जाती है, एंड कंडेंस एंड प्रेसिपिटेटेड, तो वो ऑक्लूडेड फ्रंट में होती है। ठीक है, ऊपर उठी, ठंडी हुई, ठीक है, और ठंडी होकर के प्रेसिपिटेट कर देते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट पे होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एवरेज स्लोप ऑफ ए टिपिकल फ्रंट इन वेदर फेनोमिना। तो वेदर फेनोमिना में जो स्लोप होता है वो 1:100 होता है। तो ये किस में होता है, द स्लोप ऑफ ए कोल्ड फ्रंट वेरीज फ्रॉम 150 टू 1:100। ये क्या स्लोप को बताता है, विच मीन्स द राइज ऑफ द वेज ऑफ द कोल्ड एयर एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर एवरी 50 to 100 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे हम बढ़े, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एवरेज एयर मास डेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको रट लेना, 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वैसे तो 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, लेकिन उसी के आसपास यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आइडेंटिफाई द नॉर्मली अकरिंग लाइफ साइकिल ऑफ फ्रंटल डिप्रेशन। यहाँ पे है फ्रंटल डिप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो लाइफ साइकिल कितनी होती है किसी की फ्रंटल डिप्रेशन की, कितनी होती है, वो आपकी 4 to 5 डेज होती है। ठीक है, तो फ्रंट्स के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर के वीडियो में देख सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। कोल्ड फ्रंट इज मार्क्ड विथ ट्रायंगुलर स्पाइक्स। तो कोल्ड फ्रंट जो होता है वो ट्रायंगुलर स्पाइक्स के साथ में जो है मार्क्ड होता है, और बिल्कुल सही बात है, कोल्ड फ्रंट जो है इस तरीके से होता है, मैंने आपको बताया भी, ये ट्रायंगुलर स्पाइक के साथ में इसको मार्क करते हैं। फिर है वार्म फ्रंट इज मार्क्ड विथ सेमी सर्किल्स। वार्म फ्रंट जो है इस तरीके से मार्क होता है, ठीक है, सेमी सर्किल के साथ में। ए फास्ट एडवांसिंग वार्म फ्रंट कैन कोज वायलेंट लिफ्टिंग। तो फास्ट एडवांसिंग वार्म फ्रंट कैन कोज वायलेंट लिफ्टिंग नहीं, ये आपका यहाँ पे जो वार्म फ्रंट होता है, फास्ट एडवांसिंग वार्म फ्रंट है, वो वायलेंट लिफ्टिंग नहीं करता। द टॉर्नेडो डेवलप अलोंग द स्क्वेल लाइन्स, ये आपका बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्टीपेस्ट स्लोप, किसमें सबसे ज़्यादा स्टीपेस्ट स्लोप होता है, तो मैंने बताया था 150 से लेकर के 100 तक हो सकता है, किसमें कोल्ड फ्रंट में हो सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। द बाउंड्री बिटवीन द टू एयर मासेस, देखो ये क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तभी आप समझ पाओगे, तभी इसको करना है। और थ्योरी का वीडियोस मैंने सारे बना रखे हैं, जाकर के आप वहाँ पे वीडियोस देख सकते हो। द बाउंड्री बिटवीन टू एयर मासेस ऑफ द डिफरेंट डेंसिटी इज नोन एज फ्रंट, बिल्कुल सही बात है। द बाउंड्री बिटवीन द टू एयर मासेस ऑफ डिफरेंट डेंसिटी इज नोन एज फ्रंट। द डिफरेंस इन डेंसिटी इज कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो बाउंड्री है टू एयर मासेस के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, उसको फ्रंट कहते हैं। द डिफरेंस इन डेंसिटी इज कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक। आगे हम बढ़ें। अब अगला क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस आर ड्राई एंड हॉट, बिल्कुल सही बात है, कॉन्टिनेंट पर हैं, वो भी ट्रॉपिकल एरिया पे हैं, तो हॉट, ड्राई एंड हॉट तो हो गई। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस आर नॉट लोकलाइज, ये गलत है, क्योंकि ये क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए, एयर मास और सिंबल दिए हुए हैं, तो इनको मैच करना है। एयर मास का वीडियो मैंने बताया आपको, वहाँ पे सारे सिंबल्स बता रखे हैं। तो आर्कटिक एयर मासेस को अगर मैच करेंगे तो कैपिटल ए से मैच होगा,
और अगर हम अंटार्कटिक तो वो आपका डबल ए से होता है, इक्वेटोरियल ई से होता है, और आपका ट्रॉपिकल टी से होता है। तो ये आपको बहुत आसान है। देखो, ट्रॉपिकल मतलब टी, इक्वेटोरियल मतलब ई, आर्कटिक मतलब ए, और अंटार्कटिक देखो यहाँ पे एक ए आ रहा है पूरे वर्ड में, तो एक ए, दो ए आ रहे हैं, तो यहाँ पे डबल ए से नोट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पोलर फ्रंट इज एसोसिएटेड विद, पोलर फ्रंट किसके साथ एसोसिएट होता है? तो ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो पोलर फ्रंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे तो होगा नहीं भाई, पोलर पोलर है, पोल्स के आसपास होगा, तो वहाँ पर सिंपल सी बात है, टेम्परेचर नहीं है, ये टेम्परेट साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, ध्यान रखना, टेम्परेट साइक्लोन के साथ, क्योंकि फ्रंटल साइक्लोन्स को हम टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, और तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। ऑक्लूडेड फ्रंट इज फॉर्म्ड, ऑक्लूडेड फ्रंट जो होता है व्हेन कोल्ड फ्रंट ओवर रन्स द वार्म फ्रंट, या व्हेन बोथ द कोल्ड फ्रंट कोलैप्स। तो ऑक्लूडेड फ्रंट कब बनता है? ऑक्लूडेड फ्रंट कब बनता है? दोनों जो है कोल्ड, दोनों साइड से कोल्ड फ्रंट आ जाए, बीच में क्या हो जाए, वार्म एयर ट्रैप हो जाता है। ऑक्लूडेड फ्रंट इज फाउंड व्हेन द कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स द वार्म फ्रंट ऑफ एयर एंड इज कम्प्लीटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। यहाँ पर आपका कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं बनना है, सिर्फ और सिर्फ एक कोल्ड फ्रंट को हम कहते, ऑक्लूडेड फ्रंट जो होता है कोल्ड फ्रंट का टाइप होता है, हम ये कह सकते हैं, बिकॉज इसमें कोल्ड फ्रंट ज़्यादा प्रभावशाली होता है। साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, साइक्लोन का वीडियो तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, तो वहाँ पे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। विंड इज डिफ्लेक्टेड टू इट्स राइट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में राइट में डिफ्लेक्ट होती है, गलत। ये नदर्न हेमिस्फीयर में राइट में होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में होती है। ठीक है, आगे बढ़े। जियोस्ट्रॉफिक विंड ब्लोज पैरेलल टू द आइसोबार्स, बिल्कुल सही बात है, ये एक आइसोबार है, मान लो हाई प्रेशर है, ये आपका लो प्रेशर वाला आइसोबार है, तो जो जियोस्ट्रॉफिक विंड भी आइसोबार के पैरेलल फ्लो होती हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है, मैंने पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, अगर इसमें मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा तो डिटेल्स इसमें बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप जाकर के पहले थ्योरी पढ़ लीजिए अच्छे से, तब जाकर के इन क्वेश्चन को करिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूमुलेटिव एटमॉस्फेरिक डिजास्टर, जो कौन सी एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स हैं? तो टॉर्नेडो होती है, फ्लड भी होती है, और सुनामी। तो सुनामी जो होती है ना, वो अर्थक्वेक के कारण आती है। मैंने सुनामी के बारे में पढ़ाया कि इट इज़ जनरेटेड ड्यू टू द अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, लैंडस्लाइड भी नहीं हो सकता, ये आपका सही है। तो A, B, D आपके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन ईयर्स इन डिसेंडिंग। देखो ये वाला, ये तो आपका अक्टूबर 2022 में आया था। ठीक है, और इसको हम देखें डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल्स अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। अब ये कह रहा है कि भाई इसको घटते क्रम में लगाइए कि कौन सी डिजास्टर्स में सबसे अधिक जो है पीपल अफेक्ट हुए हैं, किस में कम हुए हैं। तो बढ़ते हुए से जिसमें सबसे ज़्यादा हुए हैं उसको सबसे पहले रखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं उसमें क्या करना है, उसको सबसे पहले रखना है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो पहला ईयर दे रखा है 1988, 1989, 1985, 1991 और 1994। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो पीपल अफेक्ट हुए थे बाय नेचुरल डिजास्टर्स, ये किस में हुए थे? 1989 में सबसे ज़्यादा हुए थे। ठीक है, इसके बाद आपके 1988 में हुए थे, फिर 1994 में हुए थे। तो ध्यान रखना है, तो 1988 मतलब 1989 मतलब बी के बाद में ए, तो ये आपका आ रहा है थर्ड में, BAEDC। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस दे रखे हैं और विंड स्पीड इन सर्कुलेशन दे रखी है। तो ये मैंने आपको ना पढ़ाया था साइक्लोन में, भाई पूरी लिस्ट मैंने आपको बताई थी कि इस लिस्ट को याद कर लेना, रट लेना। तो सबसे पहले अगर बात करें कि लो प्रेशर एरिया, ठीक है, लो प्रेशर एरिया कब बनेगा? जब आपका विंड स्पीड जो सर्कुलेशन होगी वो आपकी सबसे कम होगी, तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो यहाँ पे लेस देन 31 होगी, तो ए का थर्ड ले लो। ए का थर्ड लेते ही हमारे दो ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ साइक्लोनिक स्टॉर्म। साइक्लोनिक तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, साइक्लोन है तो क्या होगा, ज़्यादा होगा स्पीड। ठीक है, और यहाँ पे देखो सीवियर भी दे रखा है। अब देखो साइक्लोन ज़्यादा होगा या सीवियर साइक्लोन ज़्यादा होगा, तो अब इसी बात है, सीवियर जो होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और साइक्लोन जो होगा उसकी स्पीड थोड़ी सी उससे कम होगी। और बाकी डिप्रेशन आपका 31 से 49 होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो और इसको याद कर सकते हो, नोट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। आप इसका ध्यान रखो, डिप्रेशन का याद रख लो 31 से 49 और साइक्लोनिक का 62 से 88, ठीक। आगे हम बढ़ें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द मेच्योर स्टेज ऑफ थंडरस्टॉर्म। अब थंडरस्टॉर्म की स्टेजेस जो होती हैं 3 होती हैं, डेवलपिंग स्टेज, मैच्योर स्टेज और डिसिपेटिंग स्टेज। तो अब इसमें क्या होता है, जो आपकी डेवलपिंग स्टेज होती है इसमें थंडरस्टॉर्म इज मार्क्ड बाय ए क्यूमुलस क्लाउड। इसमें डेवलपिंग स्टेज में क्यूमुलस क्लाउड बनता है दैट इज बीइंग पुश्ड अपवर्ड बाय रेजिंग ऑफ एयर, ठीक है। देयर इज अ लिटिल नो रेन ड्यूरिंग द स्टेज। इसमें बारिश नहीं होती, डेवलपिंग स्टेज में केवल डेवलप होते हैं क्यूमुलस क्लाउड। अब बारिश होती कब है, यही तो पूछ रहा है कि मैच्योर स्टेज की प्रॉपर्टी क्या है। बारिश जो होती है वो मैच्योर स्टेज में होती है, व्हेन द अपड्राफ्ट continues to feed the storm but precipitation begins to fall। यहाँ पे क्या होती है, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। रेन कूल्ड एयर स्प्रेड आउट अलोंग द ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, टाइम फॉर हॉल हेल, मतलब यहाँ पे जो है आपकी कह सकते हो उसे ओले भी हो सकते हैं, हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड फ्लो होती हैं किसमें, मैच्योर स्टेज में। तो कह सकते हो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सडन वन सेट ऑफ रेन, मतलब यहाँ पे जो होगी मैच्योर स्टेज में बारिश होना चालू हो जाती है। और अगर हम बात करें डिसिपेटिंग स्टेज, तो इवेंचुअली ए लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इज प्रोड्यूस। तो होता क्या है, फाइनली लार्ज अमाउंट ऑफ जब रेन प्रोड्यूस हो जाती है एंड द अपड्राफ्ट ओवरकम बाय द डाउन ड्राफ्ट बिगिनिंग द डिसिपेटिंग स्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है, जब यह इस डिसिपेटिंग स्टेज में जब बारिश खत्म हो जाती है तो होता क्या है कि अब एयर जो है नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी स्टेज में क्या होता है, सब चीज़ें काम हो जाती हैं, बहुत शांत एरिया हो जाता है, बारिश होना बंद हो जाती है। डिसिपेटिंग स्टेज मतलब जो समाप्ति की अवस्था होती है। अगले हम बात करें सिंगुलैरिटीज़ pertaining to the recurrence of anticyclonic weather are associated with which area of the globe। Singularities pertaining to the recurrence of anticyclonic weather are associated with which area of the globe। तो यहाँ पे सिंगुलरिटीज जो होती हैं वो आपकी ब्रिटेन में पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें ब्रिटेन में, ब्रिटेन वाला जो एरिया है आपकी वहाँ पे पाई जाती हैं। कुछ क्वेश्चन रटने वाले होते हैं उनको हमें याद करना है। आइडेंटिफाई द टेरेस्ट्रियल डिजास्टर। टेरेस्ट्रियल डिजास्टर्स कौन कौन से होते हैं, कोल्ड वेव, सीज्मिक, कोलिजन ऑफ मीटियोर्स विद द अर्थ एंड सुनामी। तो देखो टेरेस्ट्रियल मतलब होता है जो अर्थ के कारण, मतलब भूकंप के कारण होती है। तो कोल्ड वेव से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो क्लाइमेटिक एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। कोलिजन ऑफ मीटियोर्स ये भी आपकी एटमॉस्फेरिक होती है, ठीक है। अब सुनामी आपकी अर्थ के कारण आती है, सीज्मिक भी जो है आपकी अर्थ से रिलेटेड होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ वॉर्टिसिटी। तो वॉर्टिसिटी होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। वॉर्टिसिटी a variable of fundamental importance in dynamic meteorology is a measure of rotation of fluid। मतलब फ्लूड कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, ये कैसे रोटेट कर रहा है, यानी ये डिफाइंड एज द कर्ल ऑफ द वेलोसिटी, मतलब घूम घूम के रोटेट कर रहा है ना, उसको हम कहते हैं वॉर्टिसिटी। और कितनी स्पीड से घूम घूम के रोटेट कर रहा है, मतलब कितनी स्पीड से, रोटेशनल स्पीड उसकी कितनी है, उसी को हम वॉर्टिसिटी कहते हैं। तो एक टॉर्नेडो हमेशा घूम घूम के जाता है ना, इस तरीके से। तो ए टॉर्नेडो इज ए कॉलमनर वर्टेक्स फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर विद डायमीटर ऑफ अप टू 500 मीटर एंड हाइट ऑफ अप टू 3 किलोमीटर। द हाईएस्ट विंड वेलोसिटीज नियर द अर्थ सरफेस अकर इन द टॉर्नेडोज एंड 200 to 300 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम वॉर्टिसिटी का कौन सा प्रोसेस, तो इसमें आपका रोटेशन तो आएगा ही, सिंपल सी बात है, रोटेशन तो आ गया, ठीक है। रोटेशन और एंगुलर वेलोसिटी, तो ये इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। देखो वॉर्टिसिटी का मतलब समझ लो आप, जो रोटेशन होता है ना, एंगुलर रोटेशन जो है वही हमारा वॉर्टिसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया और रोटेशन हो गया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला है अरेंज द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द इंटीरियर ऑफ द थंडरस्टॉर्म सेल। थंडरस्टॉर्म सेल के अंदर जो होता है उसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है, क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें, सबसे पहले क्या होगी, रेन होगी, ठीक है। रेन के बाद में क्या होगा, स्टॉर्म ट्रेवल होगा,
फिर क्या होगा, डाउन ड्राफ्टिंग होगी, फिर एनविल टॉप बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अभी मैंने थंडरस्टॉर्म की स्टेजेस में मैंने आपको बताया था, ठीक है। थंडरस्टॉर्म राइजेस व्हेन द लेयर्स ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर राइज इन अ लार्ज स्विफ्ट अपवर्ड टू द कूलर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब नीचे से अगर कोई भी गर्म एयर ऊपर की तरफ उठेगी तो होता क्या होगा, जब ऊपर जाकर बहुत ठंडी हो जाएगी तो देयर इज मॉइस्चर कंटेंट इन द अपड्राफ्ट कंटेंस टू फॉर्म लोअरिंग क्यूमुलस क्लाउड। तो वहाँ पे क्या बनेंगे, क्यूमुलनिम्बस क्लाउड बन जाएंगे और वहाँ पर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, रेन होगी। रेन के बाद क्या होगा, रेन के बाद आ जाएगा स्टॉर्म ट्रैवल। वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक स्टॉर्म आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। उसके बाद में डाउन ड्राफ्ट, जब वहाँ पे रेन सारी हो जाएगी तब एयर जो है नीचे की तरफ आएगी, डाउन ड्राफ्टिंग होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो डाउन ड्राफ्ट इज द लार्ज स्केल डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक। रेन क्या है, रेन तो आपको बताइए, स्टॉर्म ट्रैवल इज ए स्ट्रॉन्ग विंड मूवमेंट अराउंड द अर्थ, बेसिकली डिपेंड्स ऑन द सेंटर प्रेशर ऑफ लो प्रेशर डेवलपिंग विद ए सिस्टम ऑफ हाई प्रेशर सराउंडिंग इट। तो ये मैंने आपको बता दिया है। एंड विल टॉप इज द अपर मोस्ट फ्लैट टॉप ऑफ द थंडर स्टॉर्म, ये तो आपका लास्ट में बनता ही है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। इस कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन के स्ट्रक्चर से एसोसिएट नहीं है। आईवाल एसोसिएट है, स्पाइरल बैंड एसोसिएट है, एनुलर बैंड भी एसोसिएट है। इकमेन स्पाइरल जो है आपका ये एसोसिएट नहीं है ट्रॉपिकल साइक्लोन से। तो इकमेन स्पाइरल क्या होता है, इज स्ट्रक्चर ऑफ करंट्स ऑफ विंड्स नियर द हॉरिजेंटल बाउंड्री इन विच द फ्लो डायरेक्शन रोटेट्स एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द बाउंड्री। तो ये आपका साइक्लोन से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी हॉरिजेंटल विंड से रिलेटेड है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये ना आपका दे रखा है, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ पढ़ करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने। पहले ये आते थे और अब भी कभी कभी देखा जाता है, जैसे इस बार अगर हम देखें दिसंबर वाले में तो पैराग्राफ नहीं आया था। पिछले दिसंबर के अगर हम देखें 2022 दिसंबर वाले में पैराग्राफ आया था। तो ज़रूरी नहीं है कि पैराग्राफ आए भी या ना भी आए, कभी कभी आ जाता तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। और कभी कभी हाँ पैराग्राफ आते भी हैं, पैराग्राफ आते हैं, बट उनमें उस क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए होते पैराग्राफ में। देखो जैसे इस बार दिसंबर 2022 में पैराग्राफ आया था, लेकिन जो क्वेश्चन दे रखे थे ना वो बिल्कुल डिफरेंट थे, पैराग्राफ से कोई मतलब नहीं था उसका, ठीक है। मतलब पैराग्राफ से बस तुम इतना समझ सकते हो कि किसके बारे में बात की जा रही है। जैसे यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये आप आज समझ गए हो कि यहाँ पर जो बात की जा रही है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसको पढ़ लोगे, बाकी हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे इसके, उसके बाद हम थ्योरी पे जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। कौन सा एलिमेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन से एसोसिएट नहीं होता है। तो वायलेंट विंड तो होगा, रेनफॉल भी होती है, थंडर स्टॉर्म भी होते हैं, डेंस फॉग एसोसिएट नहीं होता है किससे, रेनफॉल से, ट्रॉपिकल रेनफॉल से। अब देखो यहाँ पे ना पढ़ने की ज़रूरत, देखो पढ़ने को तो आप पढ़ लो, ठीक है, लेकिन आपने अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पहले से समझ रखा है तो आपको पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजनल नेम ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ में ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहा जाता है, तो हरिकेन कहा जाता है। विली विली कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का है। टाइफून कहाँ का है, टाइफून आपका चाइना का है। और आपका साइक्लोन तो आपको पता ही है, ये आपके इंडिया में बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इसेंशियल टू डेवलप ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कौन कौन सी कंडीशन इसेंशियल होती है। लो विंड स्पीड नहीं, इसके अलावा देखें मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट, ये भी इससे कोई मतलब नहीं है। प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, बस ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर साइक्लोन डेवलप करना है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ मॉइस्चर चाहिए। अगर सप्लाई ऑफ मॉइस्चर कट हो गया तो वहीं से आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपको पढ़ाया है और आप जा करके देख सकते हो, डिटेल्स में वीडियो पढ़े हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सरफेस टेम्परेचर इज आइडियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 27 डिग्री सेल्सियस। द साइक्लोन एक्टिविटी इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज एसोसिएटेड विद। नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोनिक एक्टिविटी किससे एसोसिएट होती है, समर एंड ऑटम से। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स। तो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स में तीनों चीज़ें आपकी, प्रेशर ग्रेडियंट भी होनी चाहिए, कोरियोलिस फोर्स भी होना चाहिए, सरफेस फ्रिक्शन भी आपके लिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैराग्राफ का क्वेश्चन दे रखा है और पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एनर्जी बजट एंड मॉइस्चर सिस्टम इज ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये भी लगभग
ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड है, तो टिपिकली द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एनुअली अगर ड्यूरिंग। अब देखो यहाँ पे ना ये आपके प्रीवियस नॉलेज से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इसमें दे रखा है तो देखो यहाँ पे दे रखा है अप्रोक्सीमेटली 80 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। 80 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कब से कब तक हैं ये अगर हम यहाँ पर आपको देखें तो अगर हम यहाँ देखते हैं एनुअली वर्ल्ड वाइड some are powerful enough to be classified as hurricanes and typhoons. Cyclone system forming in the tropics are quite different from the mid latitude cyclones because of the air of tropics is essentially homogeneous with no fronts or conflicting air masses. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये दे रखा है, देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन सीजन इज फॉर्म फ्रॉम जून 1 to November 30। तो जून 1 to November 30, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगे आंसर। फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स टेंड टू कर्व नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ अटलांटिक मिसिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। तो 40 डिग्री वेस्ट में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो 40 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड सब कुछ दे रखा है। The tropical depression gets intensified into tropical storms after crossing Atlantic Ocean। तो ये भी आपको दे रखा होगा अगर आप इसमें ढूंढेंगे तो, ठीक है। सारी चीज़ें आप इसमें दे रखी होंगी, ठीक है। आप उसमें ढूंढना, आपको मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो देयर आर न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विद वेरीन साइप एंड सेज वेलोसिटी एंड वेदर कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल साइक्लोन बिकम मोर विग्रस एंड मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी। तो यहाँ पे ना इस स्टेटमेंट को यहाँ पर अगर पढ़ के अगर आप देखोगे, इसके बेस पे आपको आंसर करना है, ठीक है। इसके बेस पे आंसर करना है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेना, तो इसको अगर देख के आप आंसर करोगे तो यहाँ पे आंसर बता रहा है ए एंड डी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ के आंसर कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही इसको भी आप वहाँ पढ़ करके आंसर कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करें 151, अगला क्वेश्चन है 151। तो देखो 151 क्वेश्चन में क्या है कि मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स आर लो प्रेशर सिस्टम्स ट्रेवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखो यहाँ पे बात कर दी ईस्ट टू वेस्ट, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स ईस्ट टू वेस्ट, अगर होता है मिड लैटिट्यूड बोथ हेमिस्फीयर, नहीं, ये आपका गलत है। मोस्ट मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स हैव ए कोल्ड फ्रंट एंड ए वार्म फ्रंट, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, आर यहाँ पे ट्रू है। यहाँ पे आप देख सकते हो ए टेम्परेट साइक्लोन इज आल्सो कॉल्ड मिड लैटिट्यूड डिप्रेशन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और वेव साइक्लोन्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। दे आर इन लो प्रेशर सेंटर्स प्रोड्यूस इन द मिड लैटिट्यूड कैरेक्टराइज बाय कन्वर्जिंग एंड राइजिंग एयर क्लाउडनेस एंड प्रेसिपिटेशन। दे आर एक्टिव एवं मिड लैटिट्यूड रीजनल बिटवीन द 35 डिग्री टू 65 डिग्री, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। दे आर ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होते ना कि ईस्ट टू वेस्ट, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। ट्रॉपिकल साइक्लोन हैव ए लाइफ स्पैन अबाउट 1 वीक ऑफ टाइम, अबाउट 1 वीक, यहाँ पे लगा लो 1 वीक टाइम। तो दे कैन प्रोड्यूस लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं इनके अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 डेज का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो जाएगा। तो दे कैन प्रोड्यूस लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, नहीं, लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं होती, हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। मीटियोरोलॉजिस्ट ग्रुप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इनटू 3 मेन कैटेगरीज। जो हमारे मीटियोरोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने साइक्लोन्स को, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू किसके कारण, डायमीटर ऑफ द स्टॉर्म के कारण। अब है जर्किन्स मॉडल इज रिलेटेड टू, जर्किन्स मॉडल जो है वो किससे रिलेट होता है, तो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन से रिलेट होता है, ठीक है। ए काउंटर क्लॉक वाइज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इन नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। ए काउंटर क्लॉक वाइज एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज। अब नदर्न हेमिस्फीयर में अगर काउंटर क्लॉक वाइज हो रहा है तो उसे साइक्लोन्स कहेंगे, ठीक है। मैंने साइक्लोन की डायरेक्शन अगर आपको पता है ना, नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है, सदर्न में क्लॉकवाइज होती है, तो उसी के बेस पे इसका आंसर देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करें
यहाँ पर दे रखा है नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और रीजन्स। तो हरिकेन्स बहुत फेमस क्वेश्चन है, हरिकेन्स यूएसए पर ध्यान रखना है। टाइफून्स कहाँ का है, टाइफून्स चाइना का, विली विली ऑस्ट्रेलिया का, टाइफू जापान का। टाइफून्स और टाइफून में कंफ्यूज मत होना, टाइफून्स ना आ गया ना, चाइना टाइफून्स, टाइफू आपका जापान, ठीक है, ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सरफेस एयर सर्कुलेशन इन ए नदर्न हेमिस्फीयर एंटी साइक्लोन। तो यहाँ पे अगर देखें तो डाइवर्जेंट क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है ना, देखो भाई ये कह रहा है कि हरिकेन्स जो होता है एंटी साइक्लोन, नदर्न हेमिस्फीयर एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन के नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन कैसी होती है, क्लॉकवाइज ही तो होती है भाई। और साइक्लोन की कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। द वर्टिकल एयर फ्लो इन एन एंटी साइक्लोन इज कन्वर्जन एलॉफ्ट। अब देखो एंटी साइक्लोन में क्या होता है, जो वर्टिकल एयर फ्लो होता है वो कन्वर्जन एलॉफ्ट, मतलब कह सकते हो ऊपर जाकर के कन्वर्ज होता है, ठीक है, कन्वर्ज होकर के तब वो नीचे की तरफ आता है, यानी यहाँ पे ऊपर जाकर कन्वर्ज होगा तभी तो वो नीचे की तरफ आएगा, तभी हमारी एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनेंगी। अब यहाँ पे आ जाओ भाई क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, चाहे कॉपन का हो चाहे थॉर्नथ्वाइट का हो, ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है ये। चलिए, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेटिकल सिंबल्स रिप्रेजेंट द वेट ट्रॉपिक्स क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू द कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। वेट बात कर रहा है किसकी, वेट ट्रॉपिक्स की। तो बी का मतलब क्या होता है भाई, बी का मतलब तो यहाँ पे हो जाएगा डेजर्ट से या स्टेपी से डेजर्ट एरिया, तो बी तो हटा ही दो, तो जिसमें ऑप्शन ए होगा वो तो हट जाएगा, इसको हटा दो इसको हटा दो, ठीक है। अब वेट एफ का मतलब क्या होगा, फुली रेन, और ए का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल एरिया। मैंने ये पढ़ा रखा है आपको, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, किसका क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, मैंने कॉपरेट क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो मैंने बताया था ए का मतलब होता है ट्रॉपिक्स और एफ का मतलब होता है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो ए एफ तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। डी एफ ई, अब यहाँ पे आ गया डी एफ ई। अब देखो डी एफ ई में क्या दिक्कत है, डी जो होता है हमारा, डी आपका कोल्ड वाला एरिया होता है, और यहाँ पे क्या होगा, ट्रॉपिकल तो होगा नहीं, जहाँ पे टॉपिक्स की बात कर रहा है, टॉपिक्स थोड़ी ना, जिसमें ए आएगा वही टॉपिक्स पे होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ए एम होगा। ए क्या है, ए फॉर है आपका ट्रॉपिकल एरिया, एम फॉर मानसूनल, तो बी एंड डी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके समझाया है मैंने इसको। आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग क्लाइमेटोलॉजिस्ट एडवोकेटेड हिकिस्टोथर्मल कंसेप्ट इन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। हिकिस्टोथर्मल कंसेप्ट किसने किया था, तो वो आपका कैंडोल एंड कॉपेन ने दिया था हिकिस्टोथर्मल का, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली कॉपेन ने वेजिटेशन के बेस पे जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कैंडोल, उसने कैंडोल के मॉडल को यूज़ किया था, ठीक है। तो कैंडोल ने कितने भागों में डिवाइड किया था, 5 भागों में, मेगाथर्म्स, जीरोफाइट, मेजोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स और हेकिस्टोथर्मल, ठीक। आगे हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिवेशन अप टू द कॉपेन एफ टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन्स एक्सटेंड फ्रॉम द मेन सी लेवल। तो ध्यान रखना है 1000 मीटर, ठीक है, ध्यान रखना 1000 मीटर का जो लेवल है उसको हम ए एफ में कंसिडर कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, ए का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल एरिया, वी मतलब विंटर्स ड्राई, विंटर्स ड्राई होंगी, समर रेनफॉल होगी, तो विंटर्स ड्राई कहाँ पर होंगी भाई, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट जो है वहाँ पर तो विंटर्स ड्राई होंगी, यहाँ तो ट्रॉपिकल वेटी है, हटा दो इसको। और मरीन वेस्ट का मतलब ही नहीं, ट्रॉपिकल मानसून का कोई मतलब ही नहीं है, तो विंटर्स ड्राई एंड समर रेनफॉल, तो ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट में इसको हम ट्रॉपिकल वेट भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ थॉर्नथ्वाइट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। थॉर्नथ्वाइट का क्लासिफिकेशन है जो क्लाइमेट का कौन सा जो है किस पे बेस्ड है, तो वो आपका प्रेसिपिटेशन एंड थर्मल इफिशियंसी पर बेस्ड है, मैंने आपको पढ़ा रखा है ये। अगेन देखो यहाँ पे आ जाओ मीसोथर्मल, अब टी वाई ई वैल्यूज़, देखो टी वाई ई वैल्यूज मैंने आपको बताया था और ये मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। तो टी वाई ई वैल्यूज को देखोगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे कम किसकी होती है, तो सबसे कम जो होती है वो टुंड्रा की है। टुंड्रा की टी वाई ई वैल्यूज़ कितनी है, टुंड्रा की है 1 से 15, ठीक है। इसके बाद देखें, उसके बाद 1 से 15 के बाद 16 से 31 किसकी हो है, टैगा की, ठीक है, टुंड्रा फिर टैगा। फिर अगर हम बात करें 31 तक आ गई, 16 से 31, अब आ जाओ 32 से 63 वाली पे, ठीक है। 32 से 63 वाली होती है माइक्रो
थर्मल और मेजोथर्मल जो होती है वो 64 से जो होती है 127 तक होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। टुंड्रा 1 से 15, टैगा 15 के बाद कितना था, 16 से दूना कर 16 का 31, यानी 32 होता है, एक कम कर दो। फिर उसके बाद में 32 से 63 माइक्रोथर्मल, और फिर आपका 64 से 127 तक कर दो मेसोथर्मल। ठीक है। द अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट C.W. थॉर्नथ्वाइट थे, और एक मिनट यहाँ पे मैं देख लूँ क्या लिखा है। तो C.W. थॉर्नथ्वाइट थे, रिवाइज द स्कीम, रिवाइज कौन सी ईयर में की थी, 1948 में की थी। ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने पढ़ाया आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इज अप्रोप्रिएट फॉर BWH। बी का मतलब क्या है यहाँ पे, बी का मतलब तो ट्रॉपिकल, यहाँ पे डेजर्ट एरिया पे सही होगा। ठीक है। W और H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होगा सब ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया। ठीक है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ए से यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर एस होता तो स्टेपी क्लाइमेट हो जाता। ठीक है, सब पढ़ा रखा है मैंने ये। आगे हम बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर ऑफ स्पेशल जोग्राफिकल इंटरेस्ट बिकॉज over 75% of world population inhabits between the 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। बिल्कुल सही बात, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। इन कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट द सिंबल AW रिफर्स, सिंबल AW जो होता है वो किसको रिफर करता है, तो A फॉर ट्रॉपिकल, W फॉर विंटर्स ड्राई बट समर रेनफॉल। ठीक है, तो ये W का मतलब क्या हो गया, सवाना क्लाइमेट हो गया। ठीक है, बहुत बार आ चुका है, पहले भी आ चुका है, रिपीट हो चुका है। C टाइप्स ऑफ क्लाइमेट रिसीव द बल्क ऑफ इट्स प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन। कौन सी C टाइप्स ऑफ क्लाइमेट होती है जो कोल्ड सीजन में रिसीव करती है, तो CS मतलब समर्स ड्राई विंटर रेनफॉल, विंटर रेनफॉल में वो रेन को रिसीव करती है। ठीक है। BHWH कॉपेन इज फाउंड इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट में उसने फाउंड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे था डेजर्ट, तो बी का मतलब है BH लग गया तो डेजर्ट वाला एरिया आ जाएगा। ठीक। ए टाइप ऑफ क्लाइमेट आफ्टर कॉपेन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, तो भाई F तो लगेगा, मैंने बता दिया, सिंपल सी बात है भाई। इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा आंसर है इसका, मैंने पढ़ा रखा है आपको। अकॉर्डिंग टू द कोपेन स्कीम ऑफ द क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ई मतलब होता है पोलर में यूज़ किया है। टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड, ई टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ फाउंड की जाएगी, तो जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पर आपकी बर्फ जमी रहती है। ठीक है। आगे बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ सदर्न गंगा प्लेन इन द थॉर्नथ्वाइट क्लासिफिकेशन। जो आपकी थॉर्नथ्वाइट क्लासिफिकेशन है सदर्न गंगा प्लेन के लिए कौन सा है आपका, CW-W। इसको आप छोड़ सकते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा यहाँ पे आके ना कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और एक आध दो क्वेश्चन आता है, थॉर्नथ्वाइट का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके कॉपेन से आते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आप चाहो तो इसका जो क्लासिफिकेशन है इसको छोड़ सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि थॉर्नथ्वाइट ने प्रेसिपिटेशन इंडेक्स को यूज़ किया है और थर्मल एफिशिएंसी को यूज़ किया है। ये चीज़ ध्यान रख लो, इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्टली आप लगा सकते हो। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज करेक्टराइज्ड बाय, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में क्या होता है, विंटर्स में रेनफॉल होती है, ड्राई समर होती हैं, ड्राई समर और ह्यूमिड विंटर। ठीक है, आगे हम बढ़ें। एज पर द कोपेन स्कीम BHWS टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ, ये डेजर्ट वाला आ गया तो राजस्थान में होगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ टाइप ऑफ क्लाइमेट इक्यूप्लेनेशन प्रोसेस रिडक्शन ऑफ रिलीफ टू ए प्लेन टेक्स प्लेस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत यहाँ पे छपा हुआ है, इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये वास्तव में कहना क्या चाह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। तो मैंने कहा था ना, बस इतना ध्यान रखना कि प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस और थर्मल एफिशिएंसी किसने यूज़ किया था, तो वो थॉर्नथ्वाइट ने किया था। ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे तो आराम से कर देना है। बाकी ये आपका इंडेक्स ये ध्यान रखना है, P/E इंडेक्स ध्यान रखना है कि A मतलब वेट मतलब रेन फॉरेस्ट 127, B मतलब ह्यूमिड मतलब फॉरेस्ट 64 to 127। तो ये सब मैंने आपको बताया है ना, सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। अगला है TE इंडेक्स, जो कि हमने अभी ऊपर इसका एक क्वेश्चन आया था TE इंडेक्स का, वो था P/E इंडेक्स का, ये है TE इंडेक्स। तो दोनों इंडेक्स आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, इन कॉपिन क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट द सिंबल ए डब्ल्यू रिफर्स टू। तो ए डब्ल्यू, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब तो भाई सीधा सीधा हो जाएगा ट्रॉपिकल एरिया है, और डब्ल्यू मतलब विंटर्स ड्राई समर रेनफॉल। तो ये बहुत आया ट्रॉपिकल सवाना, ट्रॉपिकल सवाना, ए डब्ल्यू ट्रॉपिकल सवाना। थॉर्नथ्वाइट मॉडिफाइड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, तो ये पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन पर बेस्ड था इसका, ठीक है। अगला देखो कोपेन, दो कोपेन से मेनली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो कोपेन को आपको रट लेना है। ए एस, ए मतलब क्या है? ए का मतलब है ट्रॉपिकल, और एस का मतलब क्या है? समर्स ड्राई विंटर रेनफॉल। समर्स ड्राई होंगी, विंटर रेनफॉल होगी, तो वो कहाँ हो सकती है? तो सिर्फ और सिर्फ कोरोमंडल तट पे ही होती है सर्दियों में वर्षा। ई तो भाई आपका कौन सा एरिया हो गया? जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, और जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है वो कौन सा है? नॉर्थ हिमालयन एरिया होगा। बी डब्ल्यू डेजर्ट वाला एरिया हो जाएगा। सी डब्ल्यू जी गंगा वाला एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ कॉपिन क्लाइमेट टाइप फ्रॉम नील डेल्टा टुवार्ड्स कॉन्गो बेसिन। नील डेल्टा, नील डेल्टा की बात कर रहा है भाई। अब नील डेल्टा की अगर हम बात करें तो कैसे? तो नील डेल्टा आपका कहाँ पर होगा? बी डब्ल्यू एच, बी एस एच, ए डब्ल्यू और ए एफ। मतलब हमें जाना कॉन्गो बेसिन, और कॉन्गो बेसिन पड़ती है ट्रॉपिकल एरिया के आसपास, जो आपका जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है कॉन्गो बेसिन में। तो ए एफ तो लास्ट में आएगा, फिर ए डब्ल्यू आएगा, फिर बी एस एच आएगा, फिर बी डब्ल्यू एच आएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। हु हैड यूज द कंसेप्ट ऑफ इवेपो ट्रांसपिरेशन? तो थॉर्नथ्वाइट ने यूज़ किया था। ग्लोबल पैटर्न ऑफ सरफेस टेम्परेचर इज जनरली, एक मिनट इसको देख लूँ मैं क्या लिखा है, प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा है। तो ग्लोबल पैटर्न ऑफ सरफेस टेम्परेचर इज जनरली कंट्रोल्ड बाई, किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है? तो वो कॉन्टिनेंट, ओशियन, कंट्रास्ट, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड से कंट्रोल होता है। सरफेस टेम्परेचर जो का पैटर्न जो है वो किससे कंट्रोल होता है? कॉन्टिनेंट, ओशियन, कंट्रास्ट से कंट्रोल होता है, ठीक है। आगे हम बात करें द क्राइटेरिया यूज बाई थॉर्नथ्वाइट इन इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट। वर्ल्ड क्लाइमेट में क्लासिफिकेशन में थॉर्नथ्वाइट ने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया था? तो ध्यान रखना है, एक तो आपका पीई यूज़ किया था, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, दूसरा थर्मल एफिशिएंसी यूज़ की थी, तीसरा पोटेंशियल इवेपो ट्रांसमिशन यूज़ किया था, रेडिएशन वाला यूज़ नहीं किया था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ प्रेसिपिटेशन पर। आइडेंटिफाई द टू स्वीडिश स्कॉलर्स हु कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी की फील्ड में किसने कंट्रीब्यूट किया था? तो आपका एक तो थे एंड्रियस सेल्सियस, और एक थे आपके टॉर बर्गरेन, ठीक है। ये आपका थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो एंड्रियस सेल्सियस थे और टॉर बर्गरेन, तो इन्होंने आपका क्या किया था? क्लाइमेटोलॉजी में स्वीडिश स्कॉलर्स थे, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। ऑप्शन नंबर 3 सही। इसको तो रटना पड़ेगा, इसमें कोई भी कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है लिस्ट 1 दे रखी है यहाँ पे, और लिस्ट 2 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि मिस्ट का साइज़ कितना हो सकता है। तो मिस्ट का साइज़ जो होता है वो 0.05 से 0.05 mm तक होता है। बात करें स्नो का कितना होता है? 1 mm से 20 mm तक होता है। फिर ग्रोपेल का जो होता है वो 2 से 5 mm होता है, और आपका स्लीट का जो होता है वो 0.5 से 5 mm होता है। इसको ना केवल आपको रटना है भाई, इसको याद करना है, इसको कैसे भी माइंड में याद कर लेना है, ठीक है। इसी तरह रखना, मिस्ट का 0.005 से 0.05 तक, स्नो का 1 mm से 20 mm तक, क्योंकि स्नो तो बड़ी होती है, ग्रोपेल 2 से 5 mm तक होती है, स्लीट 0.5 से 5 mm तक होती है, ठीक है। आगे हम बात करें टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, पढ़ा रखा है, क्लाउड्स का एक अलग से वीडियो बनाया है। तो चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, तो क्लाउड्स के जो टाइप्स होते हैं, अब देखो ये मुझे लग रहा है ना, ये कह रहा है नीचे से ऊपर की तरफ कह रहा है, आई थिंक नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे नीचे क्या होगा? स्ट्रेटस होगा, फिर आपका स्ट्रेटोकुमुलस, फिर आपका होगा आल्टो स्ट्रेटस, फिर सीरस। सीरस जो होता है सबसे ऊपर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग एवरेज एनुअल रेनफॉल इज करेक्ट। अब यहाँ पर डिक्रीजिंग, घटते क्रम में बताना है एवरेज रेनफॉल। तो सबसे ज़्यादा जो इनमें हो सकता है वो असम में होगा, क्योंकि आपकी मानसून जो है इस तरीके से जाता है ना, फिर आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, तो आपका असम पहले आएगा, फिर आपका बिहार में जाएगा, बिहार में कम हो जाएगा, फिर यूपी में थोड़ी वर्षा करेगा, फिर हरियाणा में जाकर के और कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इवोपरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। भाई वाटर बॉडीज से इवोपरेशन ज़्यादा होगा, बिकॉज एनर्जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इवोपरेट वाटर। ये तो गलत है आपका, ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है।
तो इवापोरेशन किस में ज़्यादा होता है? वाटर बॉडीज में ज़्यादा होता है। किससे भाई? वहाँ तो आपका जो लैंड वाला एरिया होगा वहाँ तो आपका वाटर होगा नहीं, तो इवापोरेशन वहीं पे ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। लो मॉइस्चर इज कंटेंट इन एयर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टॉवरिंग स्टोन क्लाउड्स। तो यहाँ पे लो मॉइस्चर कंटेंट इन एयर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टॉवरिंग स्टोन क्लाउड्स। तो यहाँ पे आपका लो मॉइस्चर कह रहा है, लो मॉइस्चर छोड़ना है कोई क्लाउड्स बनेंगे, तो या तो गलत हो जाएगा। द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स टेक्स प्लेस थ्रू इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले स्ट्रेटस, फिर आपका क्या आ जाएगा? क्यूमुलस हो जाएगा, फिर ऑल्टो क्यूमुलस आ जाएगा, फिर आपका सीरो। सीरो सबसे ऊपर होता है, ध्यान रखना है। सीरो क्या होता है? सबसे ऊपर। सीरो सबसे ऊपर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। टाइप्स ऑफ वाटर ड्रॉप्स, लार्ज रेन ड्रॉप्स, ड्रिजल, और यहाँ पे कह रहा है आपका लार्ज क्लाउड ड्रॉपलेट्स और ट्रॉपिकल रेन ड्रॉप्स। तो भाई लार्ज रेन ड्रॉप जो होगी उसकी जो स्पीड होगी भाई ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, लार्ज है इसलिए स्पीड भी ज़्यादा होगी, है ना। और अगर हम बात करें आपकी ड्रिजल ड्रॉपलेट की, ड्रिजलिंग जो होती है बहुत छोटी छोटी बूंदें पड़ती है, फुहार पड़ती है, उसकी 7 किलोमीटर पर आवर होती है। लार्ज क्लाउड ड्रॉपलेट्स की जो स्पीड होगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई, लार्ज क्लाउड ड्रॉपलेट्स है तो कितनी हो सकती है उसकी? 0.3 किलोमीटर पर आवर। और ट्रॉपिकल रेन ड्रॉपलेट्स की 23 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका इज कॉन्स्टेंटली स्नो कवर्ड बट रिसीव लेस देन 8 सेंटीमीटर एनुअल प्रेसिपिटेशन। अंटार्कटिका स्नो कवर्ड है, ठीक है, बट उसके ऊपर जो प्रेसिपिटेशन होता है वो 8 सेंटीमीटर से भी कम होता है। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। बिकॉज कॉन्स्टेंट स्पीडी विंड ब्लो इन अंटार्कटिका, बिलो नहीं, यहाँ ब्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीडी विंड जो तो फ्लो होती हैं बट कम वर्षा होती है, ये इसका कारण नहीं है, ठीक है। तो अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ एज परमानेंटली आइस कैप्ड स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर रिसीव लेस देन 8 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल ड्यू टू वेरी लेस प्रेसिपिटेशन बिकॉज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट इन विच वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इज एक्सट्रीमली लो। यहाँ पे क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी? हाई हो जाती है। वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है तो वहाँ पर क्या होगा? बारिश कम होगी, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर कम है, इसलिए वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वहाँ बारिश क्या होती है? कम होती है। बिकॉज वहाँ पे जो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी होती है बहुत एक्सट्रीमली लो होती है, इसलिए वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ द लिक्विड प्रेसिपिटेशन इज इक्विवेलेंट how much of the liquid precipitation is equivalent to 10 inches of a snowfall at deep freezing temperature। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो हाउ मच ऑफ द लिक्विड प्रेसिपिटेशन जो है कितनी स्नोफॉल को अगर हम इकट्ठा करें उसके बराबर हो जाएगा, तो 1 अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1 इंच स्नोफॉल के, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मोस्ट ऑफ द वेदर सर्विसेज से दैट ऑन एवरेज द अमाउंट ऑफ स्नो 10 टाइम्स द रेनफॉल वॉल्यूम। जो अमाउंट ऑफ स्नो होता है वो आपका 10 टाइम्स होता है रेनफॉल। अगर मान के चलो कि रेनफॉल अगर मान के चलो 10 सेंटीमीटर हो रही है तो जो उतना ही जो स्नो होगा वो उसके 10 टाइम्स होगा, मतलब 100 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 इंच ऑफ रेन इज इक्वलेंट टू 10 इंच ऑफ स्नोफॉल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द वाटर इवेपोरेट्स द एनर्जी दैट वाज यूज टू एवोपरेट द वाटर। एनर्जी जो होती है, जो व्हेन द वाटर एवोपरेट द एनर्जी दैट वाज यूज टू एवोपरेट द वाटर, तो कितनी एनर्जी जो है हम यूज करते हैं वाटर को इवोपरेट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लेटेंट हीट कह देते हैं, ठीक है। तो यह आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर होल्ड्स 20 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, दैट टेम्परेचर द एयर वुड बी सैचुरेटेड विद 80 ग्राम्स। अब देखो यहाँ पे क्या है ना,
यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है कि एक्चुअल में कितनी वाटर वेपर उसमें प्रेजेंट है, तो 20 ग्राम प्रेजेंट है, और कितनी सैचुरेटेड मतलब कितनी होल्ड कर सकता है, तो 80 होल्ड कर सकता है गुणा 100, तो 20 चौक 80, यहाँ से आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन नेसेसरी कंडीशन फॉर कंडेंसेशन। तो यहाँ पे सेचुरेशन तो होना चाहिए तभी कंडेंसेशन होगा। सरफेस आपकी ठंडी है, गर्म है, इससे भी प्रभाव पड़ेगा, वाटर वेपर से भी प्रभाव पड़ेगा। वाटर वेपर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर कंडेंसेशन होगा। हाई एल्टीट्यूड एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि आपकी जो कंडेंसेशन है वो नीचे भी हो जाता है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। द रेन फेड एंड रेन शेडो एरियाज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेन फेड एंड रेन शेडो एरियाज जो होते हैं वो आपके ओरोग्राफिक रेनफॉल की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है। आगे हम बात करें, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द क्लाउड टाइप्स इन ए वार्म फ्रंट अवे फ्रॉम इट्स ट्रेलिंग एज। अब देखो यहाँ पे ना करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, कहाँ से, ट्रेलिंग एज से। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन, जब मैंने आपको ना पढ़ाया था ना, ये आपके क्लाउड्स पढ़ाए थे। ठीक है। वार्म फ्रंट में जो क्लाउड्स पढ़ाए थे, तो मैंने बताया था कि इसका सीक्वेंस आप जरूर ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना है आपको इसके सीक्वेंस को। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले निम्बो स्टेटस होता है, फिर ऑल्टो स्टेटस, फिर सीरो स्टेटस, फिर सीरस होता है। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखना। आगे हम बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन प्रोसेस रिगार्डिंग रेनफॉल। रेनफॉल के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? तो पहला है आपका अनसेचुरेटेड एयर, फिर ड्यू पॉइंट, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन। तो अगर हम देखें रेनफॉल के रिकॉर्डिंग जो सही सीक्वेंस होगा, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, अनसेचुरेटेड एयर होगी। अनसेचुरेटेड एयर में क्या होगा, वो पहले सेचुरेट होगी, तो उसमें वो कब सेचुरेट होकर के उसमें मतलब आपकी उसमें इतनी ज़्यादा वेपर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो ऊपर जाके भाई ठंडी होगी, ड्यू पॉइंट तक पहुंचेगी। ड्यू पॉइंट भाई क्या स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन के बाद में क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है रेनफॉल का। रेनफॉल के लिए क्या होगी, पहले अनसेचुरेटेड एयर आएगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के क्या आएगा, फिर ड्यू पॉइंट पे उसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद में क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो ये आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और बाकी जो अगला वीडियो होगा उसमें अगेन हम इसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। जो भी बचे हुए हैं, लगभग 80 या 90 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली बचे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, तो ये आपका समाप्त हो जाएगा। एक वीडियो और आएगा क्लाइमेटोलॉजी क्वेश्चंस का, उसके बाद आपका ओशोनियोग्राफी में स्टार्ट कर दूंगा। तो आज के वीडियो, आई होप आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस।